चीज़ तो एग्जिस्ट करती है ना, हमारे मज़हब में भी कि पोजेशन हो जाना, साया हो जाना, फिर साये के बाद पूरी फैमिली का बीमार हो जाना। अब इसको दो पैराए में देखना है कि अगर वो साया था तो उसका क्या हल है। उसकी दीन में, हमारे कुरान पाक में चीज़ें बताई गई हैं, क्या अमल करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं, इनका हल हो जाता है, और अक्सर वो चीज़ें शायद चली भी जाती हैं, लेकिन अपने जाने के बाद जो अपने जाने के इफ़ेक्ट्स हैं वो छोड़ के जाती हैं। ऐसा होता है? जी बिल्कुल। लेकिन इसमें वो अलामात आती हैं जो आपके दोस्त बता रहे हैं कि कभी हम पीर के पास जाते हैं और जब हम आते हैं तो गुस्से में है, कंट्रोल ही नहीं, वो कहती है मैं जो कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं। वो एपिलेप्सी का जो है उसने उतनी देर में फिट ने ख़त्म होना ही होना है। वो आप सुंघाने से नहीं खत्म वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है। वो मतलब उसने ख़त्म होना ही होना है। आप जूती ना भी संगाए तो वो हो जाए। लेकिन ये हमारा बिलीफ ऐसा बन गया ना कि अब देखें ना, वो एक पीर है या फ़कीर है, वो जाली है या कैसा भी है, उसने जूती संगाई है, उतनी देर में एपिलेप्सी का अटैक तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहना जी देखे ये करामत हुई। बाइपोलर के भी कुछ ऐसे शेड्स होते हैं जिसके अंदर इंसान कुछ ऐसे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस करता है जो कि नॉर्मली हम लोगों में नहीं देखते। हम इनको फ़ौरन से जिन्नात के साथ इसलिए मंसूब करते हैं क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ के नॉर्मल एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, आम लोग नहीं कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग आपसे बात करेंगे एंजाइटी के बारे में बात कर लेंगे या डिप्रेशन के, तो फेमिलियर चीज़ें हैं। लेकिन कोई आपसे ये बात नहीं करेगा कि मैं एक सुपर पावर हूँ, मैं लोगों को कंट्रोल कर रही हूँ या मेरी थॉट्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये कुछ अनयूजुअल डिसऑर्डर्स हैं लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर तशखीस के लिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आपको किसी कंसल्टेंट के पास लेके जाना चाहिए। पेशेंट जब कोई ऐसी हरकत या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें अपने वो कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, तो क्या इसके पीछे उसके कोई ऐसे बिलीव्स तो नहीं बन गए, कोई थॉट पैटर्न तो नहीं बन गए? अगर जैसे ये आप अलामात कुछ बताते हैं, अगर ये डिसोसिएटिव की तरफ जाते हैं, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कहते हैं, एसोसिएटिव कहते हैं, ठीक है। अगर वो खुद से अलग किसी चीज से अलग समझना या कुछ पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर अगर उनमें आ जाते हैं, अगर वो इस फेथ की तरफ चले जाते हैं, इन अलामात की तरफ चले जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं क्या वो सीबीटी से ठीक नहीं हो रहे तो हम उसे आरईबीटी की तरफ लेके जाते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो क्या ये कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, फिर बिल्कुल ही चेंज डीबीटी की तरफ ले जाते हैं। कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसमें बताते हैं, सीबीटी में पेशेंट की थॉट्स को चेंज करना बताते हैं, आरईबीटी में क्या है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है उसमें क्या उसके इमोशंस और बिलीव क्या इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन गए, जैसे मुझे घबराहट हो रही है तो मैंने ऐसी ही आवाज़ें निकालनी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज हम बात करेंगे आसेब और आसेब के इंसानी ज़िंदगी के असरात पे। डॉक्टर साहब, फियर ऑफ अननोन ये सबसे ख़तरनाक होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, कोरोना आया था ना तो मैं स्ट्रेस में चला गया था, इसलिए कि नज़र नहीं आ रहा ना, बार बार हाथ धोते जा रहे हैं, बार बार जाके जिस चीज़ को हाथ लगा दिया, किसी ने हाथ लगा दिया, उसके प्रॉब्लम हो गया, OCD हो गई बहुत सारे लोगों को, मुझे हो गई थी। मैं बार बार हाथ धोता रहता था, हर वक्त जाके मैं हाथ धो रहा हूँ, कोई बाहर से आ रहा है, मेरे बच्चे बाहर से आ रहे हैं या मैं उनको हाथ लगाने के पहले धो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या। और इसी फियर के अंदर, इसी प्रॉब्लम के अंदर मैं बहुत सारी और चीज़ों का शिकार हो गया। तो ये जो फियर ऑफ अननोन है, यही हमें मेरे ख्याल से इस पोजीशन की तरफ भी देखे जाता है कि अगर मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ तो मैं घबरा रहा हूँ कि यार वो पता नहीं क्या है, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि जो वो कह रहे हैं कि उसी तरह कोई मखलूक और हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मुझे मारे, मुझे अटैक करे, तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा। तो ये क्या चीज़ है, इसको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? हेल्प की अगर आप बात करें, जिसको हम अपनी टर्म्स में कहते हैं कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो बहुत डिटेल्ड हमारे सेशन होते हैं कि हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम देख के उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अभी जनरली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सोसाइटी लेवल पे हम क्या चेंज ला सकते हैं। और ये मैं उनके लिए एडवाइस दे रहा हूँ जो इससे जो खुद नहीं डील कर रहे लेकिन वो प्यारे डील कर रहे हैं। सारी फैमिलीज़ के लिए बता रही हूँ ये बात कि बेशक आपके घर में किसी खातून को ये मसला है, किसी मर्द को ये मसला है या किसी बच्चे को ये मसला है, तो इस मसले को हम चेंज कैसे इसमें ला सकते हैं या इन मसलों को कैसे कम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। अब आप देखिए कि अगर आपका बच्चा खामोश रहना शुरू कर गया है और एकदम से बहुत शाय हो गया है, बात नहीं करता, तो आप माँ बाप भी इग्नोर करते हैं कि चलो अच्छा घर में सुकून है, शरारत नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये एक साइन है कि वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को सुनने के लिए। या फिर एक बच्चा घर में बदतमीज़ी कर रहा है और अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दिया या अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर रहा है, तो वो अपने बिहेवियर के थ्रू आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आई एम डिस्टर्ब्ड, मुझे सुने कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। अब पेरेंट्स उसकी बदतमीज़ी को तो अटेंड करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो वो चीज़ सफ़र कर रहा है उसको अटेंड नहीं करते। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, अब जैसे ख़वातीन की आपने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, कोई ख़वातीन माथे पे पट्टी बांध लेती हैं तो पूछ लेंगे आके हस्बैंड के क्या हुआ, वैसे नहीं पूछेंगे कि दिन कैसे गुजरा,
ठीक है, तो हमें क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है, बच्चों के साथ भी, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ भी, और सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन को क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है, मेल मेंबर्स को भी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि हार्ट अटैक के जो रेट्स हैं वो आदमियों में बढ़े हैं। क्यों बढ़ रहे हैं आपको लगता है? लैक ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनको जितना स्ट्रेस है, उनको पता है कि मैं आदमी हूँ, मुझे ये एक्सप्रेस नहीं करना, और घर में जाके तो किसी से भी शेयर नहीं करना। हाँ, तो फीमेल्स के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसमें आपने कन्वर्जन की अभी हम मिसाल डिस्कस कर रहे थे, हमने और बहुत सारे एक्सप्रेशन देखे जिसको लोग हिस्टेरिकल एक्सप्रेशन में भी ले जाते हैं, कुछ लोग पोजेशन में ले जाते हैं। बच्चों के अंदर अभी जैसे पिछले सेशन में हम देख रहे थे, बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें एज सोसाइटी एक माशरे की अक्कासी करते हैं कि हमने एक दूसरे को वक्त देना छोड़ दिया है, हमने एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया है। तो पेरेंट्स को बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो उनसे स्कूल की स्टोरी सुन लें कि आज क्या हुआ। उसमें वो आपको ये भी बता देगा कि अच्छा टीचर ने स्लैप कर दिया मुझे, या किसी बच्चे ने मुझे बुली कर दिया, तो शायद उसके बाद उसको वो बिहेवियरल प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल ठीक है। आपके घर में खातून है, आप उससे पूछ लें कि अच्छा आज तो बहुत ज़्यादा काम था और तुम थक गई होगी, तो सर पे पट्टी नहीं बांधेगी, वो इसी बात पे खुश हो जाएगी। हाँ, और एक अगर आदमी बाहर से आ रहा है और वो स्ट्रेस्ड है, तो उससे कंप्लेन करने की बजाय कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, उससे पूछ लें कि दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन। ये तो बात कहीं और चलेगी, एक और जिन की तरफ चलेगी जो बिल्कुल नजर भी आता है। डॉक्टर साहब, ये फियर ऑफ अननोन, ये बड़ा अजीबोगरीब है, इससे हम कैसे निपट सकते हैं? फियर ऑफ अननोन, और वो मुझे पता भी है कि नुकसान पहुंचा देगा और बहुत शदीद। अच्छा, पता है क्या, इसमें भी कुछ टाइप ये चीज़ एंजाइटी की तरफ आपको लेके चली जाती है। एक होती है पॉजिटिव एंजाइटी, एक होती है नेगेटिव एंजाइटी। फियर ऑफ अननोन, लाइक अगर आपने अगर किसी से मिलना है, तब तक आपके जहन में खौफ है, क्या करूँगा, क्या बात करूँगा, क्या बातचीत होगी, मुझे कुछ कह ना दे, ये पॉजिटिव एंजाइटी है। फिर आपके बिलीव्स बन जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत आप जो चीज़ सोचते हो फिर वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। एक बैक साइड आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया ना कि हमने अल्लाह को देखा तो नहीं है, पर हम अल्लाह से मांगते हैं और हमें मिलता भी है। ऐसे बहुत सारे और मज़ाहिब हैं, बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ों पे यकीन रखते हैं, तो उनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उन्हें लगता है एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि वो चीज़ फिर हमें दे रही है। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन तो फिर बिल्कुल एक नॉन और डिफरेंट एक चीज़ और प्रोसीजर की तरफ चीज़ें लैंड करते हैं। अगर हम अभी चूँकि बातों पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर इसे ट्रीटमेंट की तरफ भी चले जाएं, कि कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र करें, फैमिली बहुत सफ़र करती है, एक बच्चा है या एक कोई खातून है, वो बार बार अपने सिम्टम, सोमैटिक सिम्टम बहुत ज़्यादा शो कर रही है और हम उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, ये सिर्फ इनका वहम है, ख्याल है। फिर इसमें हम एक्सटेंशन की तरफ आते हैं कि जो है फैमिली उसे कहते हैं कि थोड़ा सा सिम्टम्स को इग्नोर करना शुरू करें। फिर ऐसा होता है कि जब हम सिम्टम्स को इग्नोर करना शुरू करते हैं तो वो मरीज़ या क्लाइंट के सिम्टम्स में स्वेरिटी आ जाती है। पहले अगर सांस में कमी थी या अपनी चारपाई से बहुत ऊपर तक जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें और वर्स हो जाती हैं, वो चीखें मारना स्टार्ट कर देता है, आवाज़ बदलना उसकी स्टार्ट हो जाती है। वो बेसिकली आवाज़ बदलती नहीं है या उसमें ताकत नहीं आ जाती, उसने अपने इन इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है कि उसे लगता है कि ये चीज़ मुझे लग रही है वाकई ही है, वाकई ही मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर वो उतने प्रेशर से जब बोलते हैं या प्रेशर से एक चीज़ को पुश करता है तो वो ऑटोमेटिकली हो भी जाती है कि किसी भी अकीदे का या कोई भी ऐसा इमोशन जिस पे वो यकीन रख रहा है या कर रहा है, उसके पीछे उसका बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग और उसके देखा देखी पूरी फैमिली भी उस पर यकीन करना स्टार्ट कर देती है। फैमिली को भी लगता है कि ये बिल्कुल ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल ऐसे डिफरेंट चला जाता है। आपने देखा होगा अगर कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता या नफ्सियाती चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, तो वो इस चीज़ मिसाल से समझ ले कि कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में जो रिसर्च की गई वो बताते हैं कि जिन लोगों में विल पावर ज़्यादा थी वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर गए और इवन कैंसर से भी कोप कर लिया। अब कैंसर एक प्रूवन मेडिकल स्टेट है, तो अगर आप एक मेडिकल चीज़ से रिकवर करते हैं अपनी विल पावर की बेसिस पे, अब मैं ये नहीं कह रही कि कैंसर की दवाई ना लें या इलाज ना लें, लेकिन इलाज के बावजूद बहुत सारे लोग वीक हो जाते हैं या रिकवर नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इलाज, सर्जरी और इन सारी चीज़ों के साथ विल पावर रखते हैं, उनके सेहतमंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोचिए अगर मेडिकल प्रूवन बीमारी में आप अपनी विल पावर से निकल सकते हैं या आप अपनी थॉट्स के ज़रिए से निकल सकते हैं, तो नफ्सियाती आदत तो बहुत मामूली सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये हेलुसिनेशन की बात की अभी डॉक्टर ज़ैनब ने, हम हेलुसिनेट करते हैं, चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब वो जो पेशेंट है वो अपने अटेंडेंट को कह रहा है, अपनी फैमिली को कह रहा है कि मुझे नज़र आ रहा है वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, मुझे वो वहाँ पर बड़ा एक आदमी अजीब सी शक्ल का नज़र आ रहा है, और उसने किसी और को बताया, दूसरे को जिसको नज़र नहीं आ रहा उसको भी पता नहीं किसी तरह नज़र आ गया। ये क्या चीज़ होती है?
अच्छा, इसमें आपने दो बातें की, एक तो हेलुसिनेशन की और एक शेयरिंग ऑफ आइडिया ऑफ हेलुसिनेशन। देखिए, हेलुसिनेशन एक बड़ी टिपिकल सी चीज़ है जिसमें कहा जाता है कि आपकी 5 जो सेंसेशंस हैं उसमें अगर कोई एक्टिवेशन नहीं है फिर भी आपको नज़र आए। अब हेलुसिनेशन और इल्यूजन और इमेजिनेशन या इमेजरी को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आपने मिसाल दी, ये देखिए कोई क्लिनिकल इलनेस हो सकती है जिसमें साइकोसिस है, अगर वो नहीं है तो सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस भी हो सकता है। कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे नजर आ सकती है। देखिए, अगर तो ये इलनेस है, साइकोसिस है, तो उस पेशेंट को नजर आ रही है, उसके लिए हकीकत है। हाँ, अगर कोई दूसरा आ रही है, अगर उसको आ रही है और अगर इलनेस है, लेकिन इलनेस में मैं कह रहा हूँ किसी को क्या ऐसे होता है कि इलनेस में चीज नजर आए? देखिए, हमारे ब्रेन में डोपामीन है जो 5 सेंसेस कंट्रोल करता है। अगर उस डोपामीन ने आपकी सुनने की हिस्स को एक्टिवेट कर दिया, मूवमेंट आ गई, बाहर कुछ नहीं है लेकिन ब्रेन में तो वेव प्रोड्यूस हुई, पेशेंट को तो आवाज़ आएगी, उसके लिए तो फैक्ट है। ऐसे पेशेंट्स को अगर ये इलनेस है, जरा समझाएं मुझे ये वाली बात को कि ये देखिए, आप देखते हैं सामने लाइट है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मेरा ब्रेन का देखने का सिस्टम खुद से एक्टिवेट हुआ और वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हुआ तो मुझे तो नज़र आ रहा है, बाहर लाइट नहीं है, मेरे लिए वो फैक्ट है, यानी मरीज़ के लिए वो हकीकत है, उसके लिए झूठ नहीं है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ अगर ये बीमारी है, बाज़ दफ़ा आपने ये दूसरा ये कहा कि दूसरे को भी नज़र आ गई, वो है शेयरिंग बिलीव। अब हो सकता है कि उस मरीज़ की साइकोसिस नहीं थी, फैमिली में कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस चल रहा है, उस बच्चे को अगर किसी ने हरास किया हुआ है और वो उस बंदे की ये कदोकामत थी, फिर उसको किसी दूसरे बच्चे को भी किया, तो वो बता नहीं सक रहे, तो अपना आइडिया शेयर करें। एक तो ये पैरामीटर है। दूसरा इसका पैरामीटर इसकी बीमारी है, हेलुसिनेशन, डिफरेंट साइकोसिस हैं। पुराने ज़माने में स्किज़ोफ्रेनिया को एक नाम दिया जाता था, मालिया फौलिया, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। अगर हम अपने मालिया खोलिया उर्दू में कहते हैं, उर्दू में कहते थे पहले, अभी भी यही कहते होंगे, लेकिन इसका नाम स्किज़ोफ्रेनिया है। बट स्टिल देखें, ये एक डिसऑर्डर है, इसकी ट्रीटमेंट है। रिसर्च कहती है कि जितनी जल्दी ये डायग्नोज हो, जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट हो, उतना प्रोग्नोसिस यानी मरीज़ का ठीक होना चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेलुसिनेशन अगर प्योर इलनेस हेलुसिनेशन। डॉक्टर साहब, अब इसमें एक और वाकया, एक मेरा दोस्त है, वो कहता है कि मेरे घर में साया है, और उसने किसी बंदे को पूछा कि मेरे घर में साया है। उसने कहा हाँ तेरे घर में साया है, तेरी फलां जगह के ऊपर एक कोई मखलूक रहती है, जिन रहता है, वो तेरे घर में फिरता भी है और वो कहता है कि तेरे बच्चे ऊपर सो रहे हैं, ये सो रहे हैं। फिर वो जिन की एक शक्ल भी बताता है कि उसके इस तरह करके बाल हैं, इस तरह की शक्ल है, और वो बंदा घर आके अपनी बेगम को जब बताता है, बेगम कहती है हाँ मैंने ऐसा ही देखा है बैठा हुआ, और वो कहता है कि मैंने किसी को भागते हुए ऊपर चढ़ते हुए सुना है, मैं गया हूँ तो पीछे कोई नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था। अब ये सारे वाकयात एक फैमिली के साथ हुए हैं, और वो अपने भाई से जब शेयर करता है, वो कहता है हाँ ऐसा हुआ था, कोई भागता हुआ ऊपर गया था, मैंने भी सुना था। ये क्या सिचुएशन है डॉक्टर साहब, आप प्लीज बताइएगा। हमारा जो माइंड है ना, जो दिमाग है ना, ये हम इसको कह सकते हैं कि हाईली सजेस्टिव कि जी आप को बात करें इसमें कॉन्फिडेंस से और वसूख से करें कि दूसरा उसको झुठला नहीं सकता। हाँ, वो उस पर यकीन कर जाएगा। हाँ, और फिर एक से दूसरा उसके ऊपर यकीन करेगा। फिर अगर कोई फैमिली का बड़ा बंदा कह दे तो फिर तो यकीन पक्का हो गया। और फिर अगर आप पीर के पास चले गए हैं, किसी फकीर पहुंचे हुए फकीर के पास पहुंच गए, उसने ये कहा, उसने कहा जी ये देख, क्योंकि हम जो भी हमारी गलत सोच होती है या कोई गलत हरकत होती है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, हम उसका एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, ये किसी और की गलती, तो हम उसको उसके ऊपर डालते हैं। तो ये जो चीज़ें दिखनी है, मतलब नज़र आना, तो ये इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकता है उसका बिलीफ सिस्टम ही इतना कमज़ोर हो कि वो हाईली सजेस्टेबल हो, जो भी उसको जो भी कहेगा उसके ऊपर आए, वो मान लेगा। अब एक जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक टर्म इस्तेमाल की थी हेलुसिनेशन के साथ, इल्यूजन। आप रात को जा रहे हैं, दरख्त की जो टहनी है वो गिर रही है, आपको लगेगा सांप है। हाँ, शराब जो हम उर्दू में अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि कुछ नहीं है, लगता है कि पानी है। मैंने इस चक्कर में सांप पकड़ लिया था एक दफा, मुझे लगा था टहनी है, हाँ, मैंने उठाया तो वो सांप था। वो ओरिजिनल सांप होगा ना। ऐसे हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा दिमाग है ना, वो बाज़ का इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि जो हमें उसमें से बेसुकूनी भी हो जाती है, एंग्जाइटी भी हो जाती है। तो अच्छा, फिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं
कि इसकी कोई ऐसी ऑर्गेनिक वजह भी हो सकती, कोई ऑर्गेनिक वजह भी हो सकती, कोई दिमाग में कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं और वो सिर्फ एक दिमाग के ऐसे हिस्से को इफेक्ट कर रही है जहाँ पे सोच है, जहाँ पे देखने की कुव्वत है, यहाँ पे बोलने की कुव्वत है। तो ये चीज़ें, इनको अगर हम साइंटिफिक बुनियाद पे लें तो इसकी तहकीक की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जब नज़र आने की बात की, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि नज़र आना शुरू हो गया कुछ, और नज़र इतना आना शुरू हो गया कि साथ वाले को बताया, उसको भी नज़र आना शुरू हो गया। जैसे वो फिल्म थी ना कि तेरे को माँ की याद इतनी सॉलिड आ रही है, मेरे को भी दिख रही है, तो माँ सचमुच आ रही होती है। तो ये इतना ज़्यादा कर लेना किसी दूसरे को, अपने साथ वाले को, अपनी, जैसे मैंने बताया उसकी वाइफ को उसने बताया कि वो इस शक्ल का है, उसने कहा हाँ मैंने इस शक्ल का बंदा कमरे में बैठा देखा है। तो ये कैसे हो जाता है एकदम से, और दूसरे को भी उसी तरह नज़र आना, जिस तरह बाहर से बताया किसी ने, अब उस तीसरे बंदे ने वो देखा नहीं है, लेकिन इसके कहने पे, अपने घर वाले की एश्योरिटी पे जो देख नहीं पा रहा, उसको यकीन हो गया कि है। ये कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो ना हमारी कंडीशनिंग भी है, बचपन से ही हम जिन्नों भूतों की कहानियाँ सुनते आए हैं। हाँ। और खौफ का आंसर जो है हमारी ज़ात में मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बच्चों को भी माइंड डराती हैं कि सो जाओ वरना कोई जिन भूत आ जाएगा, या फिर फलां जगह पे नहीं जाना, तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा। तो बचपन से ही हमारे माइंड शेप ऐसे होते हैं कि इनमें खौफ का आंसर तो बहुत नुमायाँ होता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, कोई एंजाइटी, कोई इनसिक्योरिटी हमारे अंदर पनपती है और हम उसको नाम नहीं दे पाते ड्यू टू आवर लैक ऑफ वोकेबलरी, वर्ड्स कम होने की वजह से, एक्सप्रेशन कम होने की वजह से, तो फिर हम उसको किसी और जगह पर डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अंदर की महरूमी, अंदर की इनसिक्योरिटी, अंदर की एंजाइटी फिर हम बाहर के खौफ पे डालते हैं कि जैसे मुझे फ़लाँ चीज़ सता रही है, या मुझ पे कोई साया है, या फ़लाँ चीज़ मुझे तंग करती है। और फिर बाकी लोग भी उसी चीज़ को शेयर करते हैं क्योंकि उसी फैमिली का हिस्सा है ना, सेम ब्रॉट अप हुआ हुआ है उनका, तो फिर ऐसे आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो अगर इल्यूजन के लेवल तक ये बात है या किसी बिलीफ के लेवल तक बात है, तो उसका मैनेजमेंट ये है कि ऐसी चीज़ों को रीइंफोर्स ना किया जाए। रीइंफोर्स करने का मतलब ये है कि अगर नज़र भी आ रही है तो बच्चे को कहा जाए ठीक है, अब तुम फैमिली के साथ बैठो, या हम कोई अच्छा टीवी शो देखते हैं, या हम खाना खाते हैं, या कहीं घूमने, डाइवर्ट किया जाए, डाइवर्ट करें, उसके माइंड को लाइट करें, बजाय कि स्ट्रेस को मजीद एग्रीवेट करें कि 3 लोग और भी शेयर कर रहे हैं उसके साथ एक सूरत हाल इल्यूजन की सूरत में। बेस्ट आइडिया। दूसरी, और यही होता है। हाँ जी, दूसरी सूरत हाल जो आपने बताई, जो कि डॉक्टर साहबा ने भी निशानदेही की, हेलुसिनेशन, जो कि वाकई में सीरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और वाकई में एक इलनेस है जिसमें वाकई में इंसान को नजर आता है, क्योंकि उसके ब्रेन केमिकल्स ऐसे डिस्चार्ज हो रहे होते हैं कि ही कांट हेल्प इट, उसको नजर आएगा। ब्रेन में केमिकल ऐसे डिस्चार्ज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसी छवि बनती है आपके सामने कि आपको नजर आता है कि कोई ऐसा शख्स मौजूद है, जिसको अक्सर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग पोजेशन भी कहते हैं कि मुझे वाकई में जिन नजर आ रहा है, या मुझे वाकई सामने चलता हुआ शख्स नजर आ रहा है, और पूरी फैमिली बिलीव करती है, डेंजरस, पूरी फैमिली बिलीव करती है कि इसको नजर आ रहा है, ये उससे बातें करता है अकेले बैठ के, तो इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। इसका मतलब असल में जो खतरनाक है वो तो इंसान ही है। हाँ जी, विजुअल हेलुसिनेशंस हम इसको बोलते हैं। दूसरी सूरत हाल में लोगों को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी होती हैं, जिसमें ये नज़र कोई नहीं आता लेकिन आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ। तो ये एक सीरियस डिसऑर्डर है जो कि साइकोसिस में आता है। इसका हल ये है कि अगर तो बहुत स्वेरिटी में है तो पहले दवाई से उसको मैनेज किया जाए। दवाई क्या करती है कि जो सिक्रेशंस आपकी बॉडी में या ब्रेन में हो रही हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है, हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं, उनको बैलेंस करती है, सो दैट ब्रेन के लेवल, दवाई है, हाँ, ब्रेन के लेवल पे उसकी एक्टिविटी कम हो और आदमी, इंसान नॉर्मल फील करना शुरू हो। उसके बाद दूसरी बात है कि उसको नॉर्मल लाइफ में कैसे लेकर आना है। दवाई को ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हैं और फिर हम उसको थेरेपी में लेके जाते हैं, क्योंकि एकदम से चीज़ें ख़त्म नहीं होती, थोड़े थोड़ी हेलुसिनेशंस आती रहती हैं। थेरेपी में हम उसको सिखाते हैं कि अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसको कैसे डील करना है, सामने शख्स नज़र आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है, वापस दफ्तर कैसे लौटना है, या वापस अगर बच्चा है तो स्कूल कैसे जाना है। हाँ। तो फिर हम ग्रेजुअली उसको नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ लेकर आते हैं, और इसमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का रोल होता है। दोनों कोलैबोरेशन में एज अ टीम काम करते हैं। सिम्टम्स जब इंटेंसिफाई होते हैं, दवाई से हम उसको लो डाउन करते हैं, और उसके बाद उसको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हम थेरेपी के थ्रू और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू उसको नॉर्मलाइज करते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता या नफ्सियाती चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, तो वो इस चीज़ मिसाल से समझ ले कि कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में जो रिसर्च की गई वो बताते हैं कि जिन लोगों में विल पावर ज़्यादा थी वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर गए और इवन कैंसर से भी कोप कर लिया। अब कैंसर एक प्रूवन मेडिकल स्टेट है, तो अगर आप एक मेडिकल चीज़ से रिकवर करते हैं अपनी विल पावर की बेसिस पे, अब मैं ये नहीं कह रही कि कैंसर की दवाई ना लें या इलाज ना लें, लेकिन इलाज के बावजूद बहुत सारे लोग वीक हो जाते हैं या रिकवर नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इलाज, सर्जरी और इन सारी चीज़ों के साथ विल पावर रखते हैं, उनके सेहतमंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोचिए, अगर मेडिकल प्रूवन बीमारी में आप अपनी विल पावर से निकल सकते हैं या आप अपनी थॉट्स के ज़रिए से निकल सकते हैं,
तो नफ्सियाती आर्जा तो बहुत मामूली सी बात है। सेबा, इसका आपके पास कोई पेशेंट आ जाए कि मुझे अब वो हो गया है, पोजेस्ड हूँ मैं, और वो सारे मौलवियों से, सबसे, हर जगह से, आलिम दीन से, हर जगह से हुआ है, चीज़ें जा न रही हूँ और वो एग्रीवेट बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो क्या सजेस्ट करेंगी फैमिली को? पेशेंट को तो आप डील करेंगे, फैमिली क्या करें? अच्छा, फैमिली को कुछ प्रिकॉशंस देते हैं, जैसे कि जब ऐसी तबीयत बहुत ज़्यादा हो रही है तो इनकी बात के सिर इन्फोर्सर ना करें, अलामात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है तो थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दें, उसका माइंड डाइवर्ट किया जाए। पेशेंट को फिर ऐसे ऐसे कुछ टेक्निक्स की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, आपकी बात सुन के ना मुझे एक चीज़ आ रही है कि जो मेरा दोस्त था वो एक आलिम के पास गया, उसने आलिम को बताया कि मैं आलिम उससे सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ उस मखलूक से रहा है, मखलूक आलिम से बात कर रही है, मेरा दोस्त बैठ के सुन रहा है। उसके बाद मेरे दोस्त ने भी कोशिश की वही आलिम की तरह उससे सवाल पूछने की, और आलिम ने उसको डांट दिया कि बार बार तुम क्यों चीज़ों को पूछ रहे हो, बार बार क्यों इसको याद दिला रहे हो। तो मुझे वो ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कहीं पे कि वो वाकई आलिम भी ये चाह रहा था कि उसको ना एग्रीगेट किया जाए। एग्जैक्टली, ज़्यादा उस चीज़ को ना खींचा जाए। पता है क्या, इससे अगर वो परेशान है तो मज़ीद परेशान होता है। इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज बता देती हूँ जिसे 5 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। कोई भी किसी भी परेशानी के साथ है, स्ट्रेसर के साथ है, या ब्रेन में कोई ऐसी थॉट्स चल रही हैं, बार बार फैमिली कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, या फैमिली या पेशेंट डिस्कस कर रहा है, इस एक्सरसाइज में ये होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि सबसे पहले सी 5 थिंग्स, हमने डॉक्टर हमारा वाली बात अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना है। सी 5 थिंग्स, अपने इर्द गिर्द कोई सी डिफरेंट 5 चीज़ों को देखो। टच 4 थिंग, अपनी जगह छोड़ो और कोई सी डिफरेंट 4 चीज़ों को टच करो। हेयर 3 थिंग, कोई सी 3 आवाज़ों को सुनो। स्मेल 2 थिंग्स, कोई सी 2 चीज़ों को स्मेल करो। और टेस्ट 1 थिंग, लास्ट पे कोई सी एक चीज़ आपने टेस्ट करनी है। अब इससे होगा क्या, ब्रेन के अंदर न्यू मेमोरी ट्रैक्स बनना स्टार्ट हो गए। ऑटोमेटिकली उसकी अटेंशन जो पिछली एक बात पे स्टक है, या बार बार उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, या कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, तो इसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक्सरसाइज उन्हें कहते हैं कि आप उस वक्त करो। इसका क्या नाम है? 5 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। 5 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। सी 5 थिंग्स, टच 4 थिंग्स, हेयर 3 थिंग्स, स्मेल 2 थिंग्स और टेस्ट 1 थिंग। वेरी गुड। ये मेरे ख्याल से अब जो सुन रहे होंगे वो कर रहे होंगे। ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। अटेंशन डाइवर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको आप बताएं कि जो फैमिली इससे डील कर रही है, आप उसको फर्स्ट एडवाइस क्या करती हैं, और क्या इसका इलाज दवाइयों से हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन दी जा सकती है जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं? डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सुना जाए अलामात को डिटेल में। डायग्नोसिस बेस्ड मैनेजमेंट वेरिएबल करती है, चेंज होती है पेशेंट टू पेशेंट, क्लाइंट टू क्लाइंट। एक नॉर्मल सी बात है कि आपके अपने ब्रेन की जो कंसंट्रेशन है वो 30 सेकेंड है। जब आप कोई बात करते हैं, सोचते हैं, तो 30 सेकंड्स आपकी एनर्जी लेवल है। जब कोई दूसरा बंदा वही सोच करता है आपके साथ, तो वो 30 से 60 सेकंड होकर एक मेमोरी ट्रैक बनाएगा। जैसे ज़ैनब ने कहा, जितना हम मरीज़ से ये बात पूछेंगे बार बार, उतनी ही वो उसके सिम्टम्स की मेमोरी मज़ीद फिक्स होगी। एज बीइंग साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, हमारे लिए जितना फिक्स्ड मेमोरी पेशेंट की डेवलप होती जाएगी इलनेस की, उतना उसको ट्रीट करना मुश्किल होता जाता है। फैमिली के लिए एडवाइस हमारी ये होती है कि इन हालात में पहले तो पेशेंट के ऊपर जजमेंटल कमेंट्स ना करें, उससे बार बार बात मत पूछें, उसका हाल बार बार ना पूछें। इर्द गिर्द के लोगों से उसके आके जो जैसे हमारे यहाँ एक सोशल है कि हाँ पूरा मोहल्ला पूछने आ गया, की हो गया थे, की हो गया, वो सब बंद करें, यानी ये ट्रिगर्स बंद करें। फिर जहाँ तक रहेगी दवाइयाँ, जी बिल्कुल इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। डायग्नोज बेस हमारे पास बहुत से ऐसे सॉल्ट्स हैं, और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि जो बाहर सारी दवाइयाँ अवेलेबल थी वो यहाँ भी अवेलेबल हैं। दवाई की मरीज़ को ज़रूरत होती है डायग्नोसिस बेस्ड, कुछ को 3 to 6 मंथ्स, कुछ को 9 मंथ्स, कुछ का डायग्नोसिस अगर फ़र्क है तो किसी को दवाई एक आध सारी उम्र भी खानी पड़ सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। एक बात ऐड करना चाहूँगी, कहा जाता है जी कि सिर्फ औरतों को क्यों डिसोसिएशन होती है और सोमैटिक कंप्लेंट्स यानी जिस्मानी दर्दें होती हैं। जी जी, वो कुछ औरतें शिकायत करती हैं कि somebody raped them, some unseen thing raped them। मैंने सुना है ये, बल्कि मुझे एक पता नहीं पीछे कोई बंदा बता रहा था कि उसने कहा रेप किया उसने मेरी वाइफ। ये भी सिचुएशन आ जाती है। देखें ये बहुत जजमेंटल होगा इस टाइम में इसके ऊपर बात करना, बट डेफिनेटली दैट नीड्स टू रिव्यू। ऐसा होता है? नहीं, अब ऐसे केसेस आते हैं तो देखा, लेकिन ऑब्वियसली मैं बात नहीं करना चाहूँगी। अब केसेस आते हैं? हाँ जी, आई हैव सीन दैट। चलो आप उसके बारे में बताएं। सो सर, उसमें अब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ख़वातीन हैं। अगर हम अपने पेशेंट्स को देखें, हम टर्शरी केयर में, आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज अ प्रोफेसर एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली इन बोथ सेटअप्स। अब हमारे पास मेल्स भी आते हैं विद कंप्लेंट्स, पट्ठों में दर्द है, मैदे के डॉक्टर को दिखाया, मैदे की इतनी दवाइयाँ खा ली, मैदा ही ठीक नहीं हो रहा। एंड फाइनली
गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे पास पेशेंट भेज देते हैं कि डॉक्टर साहब अब आप देखें। देन वी नीड टू वर्क कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे लेके चलना है, और एट टाइम्स पेशेंट सिर्फ एक टैबलेट से ठीक हो जाता है, जो कि शायद कुछ अर्से बाद हम बंद भी कर देते हैं। सो दिस इज़ माई। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, केमिकल इम्बैलेंस, और ये मुझे लगता है कि बहुत सारी वजह केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। क्या हमारे दिमाग के जो केमिकल्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं और उसका इलाज हो सकता है? जहाँ तक ये जहनी या नफ्सियाती बीमारियों के इलाज का ताल्लुक है, पिछली 1 या 2 सेंचुरीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है इनकी वजह क्या है। अब हमारे पास ऐसे टेस्ट भी आ गए हैं, हमारे पास ऐसी साइंटिफिक एविडेंस भी आ गई है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो सोच की प्रॉब्लम है वो इस केमिकल की वजह से होती है, जो मूड की ख़राबी है वो इस केमिकल की वजह से होती है, जो एंजाइटी है, जो डर है, जो खौफ है, वो इस केमिकल की वजह से होता है। अब हमें इतनी वो एडवांस उसमें हो गई है, तो बात वही आ जाती है कि सबसे पहले तशख़ीस की ज़रूरत है। दवाई के बारे में मेरा एक बड़ा ही पुख्ता यकीन है कि हम दवाई उस वक्त दें जब दवाई की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हर कोई डॉक्टर है, वो कहेगा जी अच्छा ये बीमारी है, ये गोली खा लो ठीक हो जाओगे, मुझे भी यही थी। तो ये इससे नुकसान ये होता है कि जो इनअप्रोप्रिएट दवाई दी जाती है उसे इलाज तो होता नहीं है, तो वो मरीज़ का दवाई के ऊपर जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सूरतें में जो सूरत हाल में जैसे आपने मिसालें दी हैं, तशख़ीस कि क्या ये वाकई एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज क्या है, क्या इस बीमारी का इलाज जो है क्या वो इस लेवल के ऊपर है कि उसको समझाने से, उसके साथ बात करने से उसमें बेहतरी आ जाएगी, या वो इतनी फिक्स्ड उसकी सोच हो गई है कि उसके लिए अब हमें उन केमिकल्स का सहारा लेना पड़ेगा जो हमारे पास सब सबूत है कि वो दिमाग में उनमें इम्बैलेंस आता है कि वो उसमें आता है। तो ये बिल्कुल दवाई मौजूद है, और ये तो अल्लाह ताला मतलब है कि हमारे मज़हब में ये कि अल्लाह से दुआ मांगे, हर मर्ज़ की दुआ मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, हम उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हमें जोर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा, अगर कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता या नफ्सियाती चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, तो वो इस चीज़ मिसाल से समझ ले कि कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में जो रिसर्च की गई वो बताते हैं कि जिन लोगों में विल पावर ज़्यादा थी वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर गए और इवन कैंसर से भी कोप कर लिया। अब कैंसर एक प्रूवन मेडिकल स्टेट है, तो अगर आप एक मेडिकल चीज़ से रिकवर करते हैं अपनी विल पावर की बेसिस पे, अब मैं ये नहीं कह रही कि कैंसर की दवाई ना लें या इलाज ना लें, लेकिन इलाज के बावजूद बहुत सारे लोग वीक हो जाते हैं या रिकवर नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इलाज, सर्जरी और इन सारी चीज़ों के साथ विल पावर रखते हैं, उनके सेहतमंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोचिए, अगर मेडिकल प्रूवन बीमारी में आप अपनी विल पावर से निकल सकते हैं या आप अपनी थॉट्स के ज़रिए से निकल सकते हैं, तो नफ्सियाती आदत तो बहुत मामूली सी बात है। डॉक्टर साहब, आप भी जिन निकाल लेती हैं फिर फाइनली? जिन तो नहीं, लेकिन हम बीमारियां निकाल लेते हैं और उनको ख़त्म करने का हल निकाल लेते हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ, इसका मतलब असली जिन तो आप निकालती हैं फिर? हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ना एक चीज़ ये है कि हम बुखार की दवाई लेते हुए शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन अगर कोई नफ्सियाती आर्जा है या कोई नफ्सियाती उलझन है तो उसके बारे में बात करते हुए शर्म महसूस करते हैं। मतलब पागल कहना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। किसी को पता चल जाए ना दवाई खा रहा है सोन दी, वो पागल कहना शुरू कर देते हैं। फिर किसी को पता चल जाए नींद की दवाई ले रहा है, वो कहते हैं तो नशई है, इनते आदत पै गई है, एडिक्ट है, इस तरह की बातें। मैं तो चूँकि एक क्लिनिशियन हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, दवाई तो देती नहीं हूँ, तो हम तो दवाई का एडिक्ट करते भी नहीं हैं। हम ऐसा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बात करते हैं या कुछ ऐसे तरीके या कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स सिखा देते हैं अपने क्लाइंट को जिससे कि वो उस चीज़ से कोप कर सके। और आप देखिए कि ये जो ह्यूमन माइंड है इसमें बहुत ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसाइल निकलते हैं जिनका आपने जिक्र किया, पोजेशन की फॉर्म में, इल्यूजन की फॉर्म में, हेलुसिनेशन की फॉर्म में। लेकिन इसमें दूसरी एक पॉजिटिव पावर भी है कि ये अपनी चीज़ों को कोप करना जानता है। बिल्कुल ठीक है। और आपने देखा होगा, अगर कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता या नफ्सियाती चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, तो वो इस चीज़ मिसाल से समझ ले कि कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में जो रिसर्च की गई वो बताते हैं कि जिन लोगों में विल पावर ज़्यादा थी वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर गए और इवन कैंसर से भी कोप कर लिया। अब कैंसर एक प्रूवन मेडिकल स्टेट है,
तो अगर आप एक मेडिकल चीज़ से रिकवर करते हैं अपनी विल पावर की बेसिस पे, अब मैं ये नहीं कह रही कि कैंसर की दवाई ना लें या इलाज ना लें, लेकिन इलाज के बावजूद बहुत सारे लोग वीक हो जाते हैं या रिकवर नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इलाज, सर्जरी और इन सारी चीज़ों के साथ विल पावर रखते हैं, उनके सेहतमंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोचिए, अगर मेडिकल प्रूवन बीमारी में आप अपनी विल पावर से निकल सकते हैं या आप अपनी थॉट्स के ज़रिए से निकल सकते हैं, तो नफ्सियाती आदत तो बहुत मामूली सी बात है। बिल्कुल ठीक है, अपनी विल पावर से निकल सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक ही डॉक्टर साहब ने। विल पावर बड़ी ज़रूरी है और विल पावर आपको इन तमाम परेशानियों से निजात देगी। चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, नज़र आती हैं, नहीं नज़र आती हैं, आप उससे जूझ रहे हैं। वो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, वो फिज़िकली पहुंचा रही हैं, इमोशनली पहुंचा रही हैं, फैमिली को पहुंचा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। उसका इलाज ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। आज जब जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स के साथ हम बैठे थे, उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि जब ऐसा कोई साइकोलॉजिकल इशू आ जाए, जिसको साइकेट्रिक के पास जाना बड़ा ज़रूरी हो जाए, तो वो जाना चाहिए, आपको शर्माना नहीं चाहिए, जाके इलाज ढूंढना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के शो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। कहीं पे जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी इस परेशानी का हल ज़रूर निकालेंगे। अपना ख्याल रखें, हमें ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।